बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल ओनली यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड ऑफ पीरियड 3। पीरियड 3 के एलिमेंट्स के ऑक्साइड और क्लोराइड हैं, उनकी बॉन्डिंग देखनी है, उनका ट्रेंड क्या है ये देखेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। सो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। ऑक्साइड की बॉन्डिंग में बात करते हैं तो ऑक्साइड की बॉन्डिंग दो तरह की होती है, या तो वो आयोनिक करैक्टर के हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? आयोनिक करैक्टर के, या तो वो हमारे पास कोवलेंट करैक्टर के हो सकते हैं। जो ऑक्साइड है वो आयोनिक करैक्टर के हैं या कोवलेंट करैक्टर, ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन किस एलिमेंट के साथ रिएक्ट करी। अगर तो एलिमेंट है ग्रुप 1 के, ग्रुप 1, 2 और 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो उनका जो ऑक्साइड बनेंगे वो आयोनिक ऑक्साइड होंगे। क्यों? एग्जाम्पल ले लेते, जैसे हमारे पास सोडियम है, ये ग्रुप 1 से है, इसका रिएक्शन है ऑक्सीजन से, तो ये सोडियम ऑक्साइड बनेगा। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड है, इसमें हमारे पास इन ग्रुप 1, 2 या 13 में से कोई भी एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, अब ये हमारे पास आयोनिक करैक्टर का ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो दोनों एलिमेंट हैं, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.9 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5। कितना डिफरेंस है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो आयोनिक करैक्टर का बॉन्ड बनता है। सोडियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज। दोनों ही ऑपोजिटली चार्ज आयन है, दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसकी वजह से दोनों के ऊपर ऑपोजिटली चार्ज, दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह के जो ऑक्साइड होते हैं वो आयोनिक ऑक्साइड होते हैं, आयोनिक करैक्टर के होते हैं। अब हम आते हैं कोवलेंट करैक्टर के। कौन से एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट करैक्टर के बनाते हैं? तो ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17 के एलिमेंट्स जो हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट करैक्टर के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है सल्फर और 2। सल्फर जो है वो 16 ग्रुप से है, ठीक है। हमने कौन से ग्रुप की बात की? ग्रुप 14, 15, 16, 17, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। आपने जो दरमियान वाले 3 से लेकर 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपने FSC में अपने जहन में नहीं लेके आने। आपने सिर्फ जितना मैंने आपको पीरियोडिक टेबल याद करवाया, वीडियोस में एक टॉपिक था पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उस वीडियो में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल याद करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देख लें, वो वीडियो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, सल्फर का ऑक्साइड बनाया। अब देखो दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा डिफरेंस है। जब डिफरेंस कम होगा तब जो बॉन्ड बनेगा ना वो कोवलेंट करैक्टर का होगा। दोनों के दरमियान, दोनों ऑक्सीजन और दूसरे एलिमेंट के दरमियान वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग थी, दोनों के ऑपोजिट चार्ज था। अब इन दोनों के दरमियान जो चार्ज है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और सल्फर पे पॉजिटिव, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि सल्फर खुद भी नेगेटिव इन करैक्टर होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.5 होती है। तो दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब कम हो जाता है तब हमारे पास कोवलेंट करैक्टर का ऑक्साइड बनेगा। एक बात याद रखनी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता जाएगा उतना ही ज़्यादा आयोनिक करैक्टर आता जाएगा, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाएगा दोनों एलिमेंट्स के दरमियान कोवलेंट करैक्टर का बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्लोराइड्स की। तो क्लोराइड्स भी बिल्कुल ऑक्साइड की तरह दो तरह के होते हैं। एक का होता है आयोनिक करैक्टर और दूसरे का होता है कोवलेंट करैक्टर। आयोनिक करैक्टर और कोवलेंट करैक्टर बिल्कुल सेम ऑक्साइड की तरह है। क्लोराइड का करैक्टर भी अगर तो
ग्रुप 1, 2 और 13 के एलिमेंट्स जो हैं वो क्लोराइड बनाएंगे तो आयोनिक करैक्टर के क्लोराइड बनेंगे। अगर ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17 के एलिमेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड बनाएंगे तो वो कोवलेंट करैक्टर के होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl। अब हम NaCl की एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो सोडियम है वो हमारे पास ग्रुप 1 से है। अब NaCl में सोडियम और क्लोरीन की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0 और सोडियम की हमारे पास है 0.9। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक करैक्टर का होगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा दोनों के दरमियान। लेकिन कोवलेंट करैक्टर की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बना है। अब ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ क्लोराइड है। अब इसमें देखें तो फॉस्फोरस और इन दोनों, फॉस्फोरस की हमारे पास 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोराइड की आपको पता है 3.0। दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होने की वजह से कोवलेंट करैक्टर के क्लोराइड बने। तो आपको इतना क्लियर हो गया आयोनिक करैक्टर और कोवलेंट करैक्टर के क्लोराइड कब बनते हैं। हमने याद रखना है क्लोराइड का कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज होता है जब दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है, डिक्रीज होता है। आयोनिक करैक्टर का, क्लोराइड का आयोनिक करैक्टर इंक्रीज होता है जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता जाता है, तो आयोनिक करैक्टर का क्लोराइड बनेगा। और हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड पे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड से पहले हमें ऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऑक्साइड्स जो हैं वो हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी का मतलब होता है 2। तो बाइनरी कंपाउंड्स होने का मतलब ये है कि 2 एलिमेंट्स ने मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं वो हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, 2 एलिमेंट। अब इसमें ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन तो होना ही होना है, एक ऑक्सीजन और दूसरा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये दोनों मिलके हमारे पास बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। तो ऑक्साइड्स जो हैं बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीजन होता है, दूसरा एलिमेंट कोई भी हो सकता है, मेटल्स भी हो सकता है, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। अब इनकी आगे क्लासिफिकेशन है ऑक्साइड की, या तो ये एस्टिक हो सकते हैं, या तो बेसिक हो सकते हैं, या तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो सकते हैं। तो अब ये 3 तरह के ऑक्साइड हमने पढ़ने 1 बाय 1 देखेंगे। पहले बेसिक को देखेंगे, फिर एस्टिक को देखेंगे, फिर एम्फोटेरिक को देखेंगे। तो हम पहले बेसिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक ऑक्साइड तब बनते हैं, पहले हम देखेंगे बेसिक ऑक्साइड बनते कब। बेसिक ऑक्साइड्स तब बनते हैं जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। जब मेटल्स रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास कौन से ऑक्साइड बनते हैं, बेसिक ऑक्साइड। लेते हैं कि इनको बेसिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं। पहले आपने इतना याद रखना, जब भी मेटल्स रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास बेसिक ऑक्साइड बनेंगे। और इनका करैक्टर क्या होता है, आयोनिक इन करैक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, आयोनिक इन नेचर होते हैं। आयोनिक इन नेचर यानी इनका करैक्टर आयोनिक करैक्टर होता है। ऑक्साइड और ऑक्सीजन की, मेटल्स और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है और इनका जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। जिस तरह हमने अभी पढ़ा कि जो आयोनिक करैक्टर का बॉन्ड होता है वो किस में होता है, ऑक्साइड में पढ़ा कि जब ग्रुप 1, 2 और 13 के एलिमेंट्स जो कि मेटल्स है, ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स क्या है, मेटल, वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से तो हमारे पास आयोनिक करैक्टर का बॉन्ड बनेगा। और ऐसे ऑक्साइड हमारे पास बेसिक ऑक्साइड होते हैं, आयोनिक इन नेचर। इतनी चीज़ क्लियर होगी। एक ये कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और इनका जो करैक्टर होता है वो आयोनिक होता है। तीसरी चीज़, इनको बेसिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब you रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो ये क्या देते हैं, अल्कलीज देते हैं। बेसिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं, बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर तो हमें क्या देते हैं, गिव अल्कलीज। अब जो अल्कलीज है ना, ये हमारे पास एक टाइप की बेस होती है। ये जो बेस की स्पेशल क्लास होती है, ऐसी बेसिस जो वाटर में सोलिबल होती हैं उनको हम अल्कलीज कहते हैं। तो चूंकि ये बेस ही होती हैं, जब बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं वो वाले ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड जब
वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस बनाते हैं, बेस की स्पेशल टाइप बनाते हैं अल्कलीज, इसकी वजह से इनको हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल ले लेते हैं। इनकी एग्जांपल में हमारे पास आता है सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी तरह बेरियम ऑक्साइड। ये सारे ऑक्साइड जो हैं हमारे पास बेसिक ऑक्साइड की एग्जांपल है। देन हम इनका रिएक्शन देख लेते हैं। अब देखो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, जैसे मैं ग्रुप हमारे पास पहला ग्रुप है लिथियम हालीने की रब। अब जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ग्रुप में तो जो सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज करती जाएगी। हमने कहा ऐसी बेसिस जो वाटर में सोलिबल होती हैं वो अल्कलीज कहलाती हैं। तो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे जो ऑक्साइड इनके जो रिएक्शन करने के साथ जो अल्कलीज बनेगी वो ज़्यादा सोलिबल होती जाएंगी, और ज़्यादा सोलिबल होने की वजह से उनकी अल्कलिनिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे एसिड बेसिस बनेगी जो ज़्यादा सोलिबल होंगी, ज़्यादा सोलिबल होने की वजह से अल्कलिनिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं किस तरह की अल्कलीज बनाते हैं ये। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम ऑक्साइड की। इनका रिएक्शन कर लेते हैं वाटर के साथ। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास क्या बनाती हैं, बेसिस। ऐसी बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम कहते हैं अल्कलीज। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है जो वाटर में सोल्यूबल है और इसको हम कहते हैं अल्कलीज। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की। वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलीज बनाती हैं CaOH2। ठीक है, ये भी हमारे पास एक टाइप की अल्कली है, एक टाइप की बेस है जो वाटर में सोल्यूबल है। अगला हमारा टॉपिक है एसिटिक ऑक्साइड। अब एसिटिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं, ये बिल्कुल उल्ट होते हैं बेसिक ऑक्साइड के। जब मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो हमें बेसिक ऑक्साइड देते हैं। जब नॉन मेटल रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ तो एसिटिक ऑक्साइड बनेंगे। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स एसिडिक ऑक्साइड। देखो जैसे हमने इधर पढ़ा था कोवलेंट कैरेक्टर में, ये जो ग्रुप 14, 15, 16, 17 इसके एलिमेंट्स जो है ना वो नॉन मेटल्स होते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ग्रुप 14, 15, 16, 17 के एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास एसिटिक ऑक्साइड बनेंगे। और हमने पढ़ा था ये कौन से कैरेक्टर के होते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर। तो इनका क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर होगा। कोवलेंट कैरेक्टर या कोवलेंट इन नेचर होंगे। इतनी चीज़ क्लियर होगी क्यों इन कोवलेंट इन नेचर होंगे, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट्स नॉन मेटल्स और ऑक्सीजन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर की 2.5 थी और ऑक्सीजन की हमारे पास क्या थी 3.5। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होने की वजह से इनका कैरेक्टर है कोवलेंट कैरेक्टर। सो आपने याद रखना है मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनते हैं। नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ तो एसिटिक ऑक्साइड बनते हैं। जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो आयोनिक इन नेचर होते हैं, एसिटिक ऑक्साइड हमारे पास कोवलेंट इन नेचर होते हैं। इनकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास डिफरेंट इनकी एग्जाम्पल आती है, जैसे P2O5, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, SO3, P2O3। अब इतना तो हो गया, इनकी एग्जाम्पल भी होगी, इनके कैरेक्टर के बारे में पता चल गया कौन से एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके एसिटिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब इनको एसिडिक क्यों कहते हैं, बिल्कुल बेसिक की तरह। जब बेसिक ऑक्साइड होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अल्कलीज बनाते हैं जो एक टाइप की बेसिस है। ये ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड बनाते हैं। वो ऑक्साइड क्या करते थे, वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिस बनाते हैं, इसलिए उनको बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। और एसिडिक ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं, इसकी वजह से इनको एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। रिएक्ट विद वाटर गिव एसिड्स। तो ये क्या देते हैं, एसिड्स देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम इनकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो इसने हमारे पास फॉस्फोरस एसिड बनाया है।
चूँकि एसिड बना है, रिएक्शन वाटर के साथ जब इसने रिएक्शन किया तो एसिड बना, इसलिए इसको कहते हैं एसिटिक ऑक्साइड। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। जब ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास बनाएगा सल्फोरस एसिड H2SO3। आपने याद रखें कौन सा बना है, H2SO3। जब डाई फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो फॉस्फोरस एसिड बना। जब हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो सल्फोरस एसिड बना। इनके रिएक्शन जब वाटर के साथ हुए तो एसिड बने, इसकी वजह से इनको एसिटिक ऑक्साइड कहा जाता है। एसिटिक ऑक्साइड के बारे में, अब एसिटिक ऑक्साइड के बारे में, अब ये एसिटिक होते हैं तो ये बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे। हमेशा जो एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है। सिलिकॉन ऑक्साइड की बात करें तो जब ये बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे, बेस हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास बनेगा सोडियम सिलिकेट और साथ वाटर रिलीज होगा। इसी तरह डाई फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा सोडियम फॉस्फाइड। इसी तरह जब सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम फॉस्फाइड बनेगा हमारे पास और साथ वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। ये आपने रिएक्शन याद रखने के, जब रिएक्शन होगा इन एसिटिक ऑक्साइड का बेसिस के साथ तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे और साथ वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। याद रखना जब भी एसिड और बेसिस का रिएक्ट होता है ना तो हमारे पास साल्ट बनते हैं। तो ये सारे क्या है, साल्ट है। लास्ट टाइप ऑफ ऑक्साइड रह गई है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या मतलब है, पीछे हमने पढ़ा एसिटिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेसिस की तरह भी बिहेव करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेसिस की तरह भी बिहेव करते हैं। दे हैव एबिलिटी टू बिहेव एज एसिड और बेसिस एज वेल, दोनों की तरह बिहेव करते हैं। कंडीशन पे डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन। अगर तो इनका रिएक्शन किसी बेस के साथ हो रहा है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे। अगर तो इनका रिएक्शन किसी बेस के साथ हो रहा है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे। ये दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड react with both acid and bases। ये दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और ये दोनों की तरह बिहेव भी करते हैं। यानी अगर कंडीशन पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है ये किस तरह बिहेव करेंगे, एसिडिक बिहेव करेंगे या बेसिक कैरेक्टर की तरह बिहेव करेंगे। इनकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ग्रुप 13 के एलिमेंट्स जो है ना उनके ऑक्साइड हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एग्जांपल है Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। किस तरह, अब हम देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसी एसिड के साथ तो ये क्या बनाएगा, HCl हमारे पास क्या है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा प्लस वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। इतनी चीज़ क्लियर होगी। इसने जब एसिड प्रेजेंट था तो इसने बेस की तरह बिहेव किया और एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया और साथ वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज कर दिए। लेकिन जब यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, जब बेस प्रेजेंट होगी, सपोज हमारे पास बेस है, ये प्रेजेंट होगी। अब ये जब बेस प्रेजेंट है, कंडीशन ये कि प्रेजेंट क्या है, बेस, तो ये किस तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। तो ये रिएक्ट करके हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, NaAlO2 प्लस वाटर के मॉलिक्यूल बनाएगा। जब एसिड प्रेजेंट था तो इसने रिएक्ट करके हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया और साथ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज किया। इसी तरह जब बेस प्रेजेंट थी तो एल्यूमिनियम
ऑक्साइड ने बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाया और साथ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज किया। आपने याद रखना है जो सोडियम ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये इनसोल्युबल है इन वाटर, वाटर में ये सोल्युबल नहीं है। अब हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड। अब ये जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है ना ये एज अ लॉन्ग भी आ सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड की बात करें तो जब भी क्लोरीन किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करती है ना तो क्लोराइड कंपाउंड्स बनाती हैं। क्लोरीन फॉर्म कंपाउंड विद अदर एलिमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोराइड्स कहते हैं। अब इन क्लोराइड्स को अगर हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो सोल्यूशन बनाते हैं। क्लोराइड्स को अगर हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन बनता है। अब हम किसी भी कंपाउंड को कैसे बताते हैं, हमें न्यूट्रल है या एसिडिक है या बेसिक होता है। हमारे पास पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। अगर तो किसी कंपाउंड की पीएच या किसी सोल्यूशन की पीएच 0 से लेकर 7 तक है तो हम उसको कहेंगे ये एसिडिक सोल्यूशन है। अगर किसी सोल्यूशन की पीएच 7 से 14 तक है तो हम कहेंगे ये बेसिक सोल्यूशन है। अगर उस सोल्यूशन की पीएच 7 के करीब है या एग्जैक्ट 7 पे है तो हम कहेंगे ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम पीरियड 3 की बात करें तो पीरियड 3 में हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या आता है, सोडियम और मैग्नीशियम, इन दोनों के क्लोराइड। सोडियम का क्लोराइड क्या बनेगा, NaCl, और मैग्नीशियम का क्लोराइड क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इन दोनों के क्लोराइड जो है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ये पूरा वाटर है तो जब भी ये पानी के अंदर आएंगे तो जब सोडियम अंदर आएगा तो सोडियम अलग हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो ऐसा सोल्यूशन बनाएंगे जिसकी पीएच बिल्कुल 7 के करीब होगी, यानी न्यूट्रल सोल्यूशन बनाएंगे। जब हम इनको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते बल्कि आयंस में चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ NaCl, इसको हमने वाटर में डाला तो Na पॉजिटिव अलग हो गया और Cl नेगेटिव अलग हो गया, दोनों अलग हो गए, दोनों ने वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब दोनों अलग हो जाएंगे और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो इन्होंने वाटर के साथ ऐसा सोल्यूशन बनाया जिसकी पीएच 7 के करीब है। अब ये जो वाटर में ये जो आयंस है इनको हम कहेंगे हाइड्रेटेड आयंस और इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रेशन। वाटर की मदद से दोनों क्या हो गया, आयंस में चेंज हो गए, लेकिन इन दोनों ने पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिया। इन दोनों आयंस को हाइड्रेटेड आयंस कहेंगे और पानी की वजह से आयन में चेंज होने को, पानी की वजह से दोनों का आयन में चेंज हो जाना प्रोसेस कहलाएगा हाइड्रेशन प्रोसेस। तो ठीक है, पानी के सोल्यूशन में कौन कौन से आयंस है, सोडियम आयंस भी है और क्लोरीन आयंस भी हैं। इन आयंस को हमने हाइड्रेटेड आयंस कह दिया, उस पूरे प्रोसेस को हमने हाइड्रेशन कह दिया। अब हम करने लगे एसिडिक क्लोराइड। हमने न्यूट्रल क्लोराइड के बारे में भी पढ़ लिया। एसिडिक क्लोराइड, एसिडिक क्लोराइड ऐसे क्लोराइड होंगे जो पानी के साथ रिएक्ट करके ऐसा सोल्यूशन बनाएंगे जिसकी पीएच 7 से कम होगी। हमने क्या बात की थी, जिसकी ऐसे सोल्यूशन जिनकी पीएच 0 से लेकर 7 के दरमियान होगी, ऐसे सोल्यूशन को हम एसिडिक सोल्यूशन करेंगे। तो ऐसे क्लोराइड जो एसिडिक सोल्यूशन बनाएंगे जिसकी पीएच 7 से कम होगी वो हमारे पास एसिडिक क्लोराइड होंगे। हमने बात कर ली पीरियड 3 में सोडियम और मैग्नीशियम ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनके क्लोराइड्स जो हैं वो न्यूट्रल क्लोराइड हैं। लेकिन पीरियड 3 में आगे की तरफ जाएं तो ग्रुप 13, 14, 15, 16 के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास एसिडिक क्लोराइड्स होते हैं। इनके क्लोराइड क्योंकि इनके क्लोराइड जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो सोल्यूशन बनाएंगे उसकी पीएच 7 से कम होगी, लेस देन 7 होगी। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इनमें से कोई, जैसे हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस HCl। अब इसने क्या किया, पानी के साथ रिएक्ट कर लिया। जब पानी के साथ रिएक्ट कर लेगा तो इस प्रोसेस कहते हैं हाइड्रोलिसिस। पानी की मौजूदगी में कंपाउंड का आयंस में चेंज हो जाना हाइड्रेशन है। लेकिन जब कोई क्लोराइड पानी के साथ रिएक्ट कर लेगा तो इस प्रोसेस को कहेंगे हाइड्रोलिसिस। दोनों प्रोसेस में डिफरेंस है। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिसिस, ये हमारे पास है हाइड्रोलिसिस।
हाइड्रोलाइसिस, इसको कहेंगे हाइड्रेशन। ये भी हमारे पास पानी की मौजूदगी में हुई है, दोनों ही पानी की मौजूदगी में। बस फर्क ये है कि ये इसने पानी के साथ रिएक्ट नहीं किया, आयन में चेंज हो गया। इसने क्या किया है, पानी के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया। ही नहीं, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जब ये वाटर में जाएगा तो ये भी पहले आयंस में चेंज होगा, एल्यूमिनियम भी आयन में चेंज हो जाएगा और क्लोराइड भी हमारे पास आयन में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह वाटर भी क्या होगा, आयन में चेंज हो जाएगा, H+ और OH नेगेटिव में चेंज हो गया। ये एल्यूमिनियम जो है रिएक्ट करेगा OH के साथ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, और ये क्लोरीन हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करके HCl बना देंगे। इन आयंस को हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयंस। पीछे भी हमने पढ़ा, इन आयंस को क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड आयंस। एल्यूमिनियम का हाइड्रेटेड आयंस उसने पानी के OH आयन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और इस Cl ने H+ आयंस के साथ रिएक्ट करके HCl बना दिया। इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या दिया, हाइड्रोलिसिस। अब हमने इस बात की इसकी pH लेस देन होती है 7, इसकी pH 7 से कम क्यों होती है सोल्यूशन, क्योंकि इसमें हमारे पास एसिड बना है। एसिड बनने की वजह से इस सोल्यूशन की pH 7 से कम हो जाएगी। इस वजह से इन क्लोराइड्स को हम कहते हैं एसिडिक क्लोराइड्स। हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ लिया। अगर हम डिफरेंट एग्जांपल करते हैं, फास्फोरस क्लोराइड के बारे में पढ़ते हैं, सिलिकॉन क्लोराइड। सिलिकॉन क्लोराइड भी पानी के साथ रिएक्ट करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस HCl बनाएगा। HCl हमारे पास क्या है, एसिड है। इसी तरह फास्फोरस क्लोराइड भी पानी के साथ रिएक्ट करके फास्फोरस एसिड बनाएगा, फास्फोरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, इसने पानी के साथ रिएक्ट करके फास्फोरिक एसिड और प्लस HCl बनाया। रहमानिर्रहीम। अब हम क्विक चेक क्वेश्चंस 1.8 पे आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चंस करेंगे 1 by 1, एक एक क्वेश्चंस को करेंगे। पहले है जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl टू गिव ZnCl2 and with NaOH gives Na2ZnO2. Give equation and also predict the type of oxide. जिंक ऑक्साइड किस टाइप का ऑक्साइड हमने ये बताना, और इसका जो इक्वेशन है, इसका जो रिएक्शन है विद HCl और NaOH का, उसकी इक्वेशन भी देनी है। सो हम देखते हैं। तो ये जो जिंक ऑक्साइड है ये HCl के साथ भी रिएक्ट करता है और NaOH के साथ भी रिएक्ट करता है, यानी एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है तो बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है इसका रिएक्शन विद HCl, उसकी पूरी इक्वेशन मैंने दी हुई है। इसका रिएक्शन विद NaOH वो भी पूरी इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि AlCl3 इज एन एसिडिक हैलाइड बट NaCl इज नॉट। तो वो हमने पहले ही इसमें पढ़ लिया कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास एसिडिक क्लोराइड है, क्योंकि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एसिडिक सोल्यूशन बनाता है। लेकिन जब NaCl ऊपर हमने पढ़ा है कि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता बल्कि ये आयंस में चेंज होता है। इसका जो सोल्यूशन बनता है उसकी pH 7 होती है, इसकी वजह से हम इसको न्यूट्रल क्लोराइड कहते हैं। ये आप रीजन इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ये आप रीजन सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। देन आते हैं थर्ड पे, प्रिडिक्ट वेदर द क्लोराइड PCl5 NCl3 वुड बी एसिडिक और बेसिक, गिव रीजंस। PCl5 और NCl3 दोनों ही हमारे पास एसिडिक क्लोराइड है। PCl5 वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास दोनों ही हमारे पास एसिडिक क्लोराइड है। PCl5 वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरस एसिड बनाएगा, फॉस्फोरिक एसिड और प्लस HCl बनाएगा। सोल्यूशन में HCl की वजह से एसिडिक सोल्यूशन बनेगा, इसकी वजह से इसको एसिडिक क्लोराइड करेंगे। और NCl3 नाइट्रोजन क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगा और एल बनाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है जो ये प्रेजेंट है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती है, जिसकी मदद से हमारे पास फर्दर जो है वो HCl बन सकता है। सोल्यूशन में HCl बनने की वजह से हमारे पास जो एसिडिक सोल्यूशन बनेगा इसकी वजह से एसिडिक क्लोराइड है। ज़्यादातर जो NCl3 हमारे पास बेसिक और न्यूट्रल होता है, लेकिन ये पानी के साथ रिएक्ट करके जो है वो एसिडिक सोल्यूशन बनाता है, इसकी वजह से हम इसको कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। दोनों ही हमारे पास क्या है, एसिडिक क्लोराइड दोनों। चूंकि
اس نے پانی کے ساتھ ریئیکٹ کر کے ایسڈک سولوشن بنایا، اس لیے ہم اس کو کہیں گے ایسڈک کلورائڈ. تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوا، ایسڈک کلورائڈ. دونوں ہی ہمارے پاس کیا ہے، ایسڈک کلورائڈ. کیوں؟ کیونکہ دونوں ہی پانی کے ساتھ ریئیکٹ کر کے ایسے سولوشن بنا رہے ہیں جن کی پی ایچ 7 سے کم ہے. سو میں نے آپ کو ایکویشنز بھی بتائیں، یہ بھی بتائی یہ کون سے کلورائڈ اور ریزن بھی بتائی، کیونکہ یہ پانی کے ساتھ ریئیکٹ کر کے کہتے ہیں ایسڈک کلورائڈ. ان کو ہم ایسڈک کلورائڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ پانی کے ساتھ ریئیکٹ کر کے ایسے سولوشن بناتے ہیں جن کی پی ایچ 7 سے کم ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں کوشچن ڈی کی طرف. would SO2 and P2O5 react with HCl and H2SO4 and NaOH. ہم نے بتانا ہے کہ SO2 P2O5 ریئیکٹ کرتے ہیں HCl کے ساتھ اور H2SO4 کے ساتھ اور NaOH کے ساتھ. ہم نے پیچھے پڑھا تھا یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہے، ایسڈک آکسائڈ. اب کیا یہ ایسڈ کے ساتھ بھی ریئیکٹ کریں گے اور بیس کے ساتھ بھی ریئیکٹ کریں گے؟ پہلے ہم بتا لیتے ہیں SO2 ہمارے پاس کیا ہے، ایسڈک آکسائڈ. اب ہم نے بات کی تھی جو ایسڈک آکسائڈ ہیں یہ ایسڈ کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرتے، تو SO2 جو ہے وہ ڈائریکٹ HCl کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرے گا، نہ ہی اس کا ریئیکشن ہوگا. SO2 پھر ایسڈ سلفیورک ایسڈ کے ساتھ بھی ریئیکٹ نہیں کرے گا اور اس کا بھی کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا. لیکن جب یہ بیس کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا تو NO2 SO3 اور واٹر بنائے گا. یہ ہم نے پیچھے بھی ایکویشن کی ہے. اب ہم آتے ہیں فاسفورس پینٹا آکسائڈ P2O5. یہ جب HCl کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا اس کا بھی ریئیکشن ڈائریکٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ HCl اکیلا نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ واٹر بھی ہوتا ہے. یہ کیا کرے گا، پہلے HCl واٹر کے ساتھ P2O5 واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کر کے ہمارے پاس یہ بنائے گا، دین یہ کلورین ریلیز کرے گا. لیکن اس کا ریئیکشن بھی ڈائریکٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ HCl کے ساتھ ریئیکشن کرے گا. P2O5 کا بھی ریئیکشن H2SO4 کے ساتھ ہوگا، لیکن ڈائریکٹ ایسڈ بیسڈ ریئیکشن نہیں ہے. یہ ہمارے پاس تھا ایسڈ بیس ریئیکشن، لیکن اس کا ڈائریکٹ ایسڈ بیس ریئیکشن نہیں ہوتا. یہ P2O5 واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کر کے ہمارے پاس یہ اور یہ بناتے ہیں، دین فردر ان میں جو ایکسٹرا چیزیں رہ جاتی ہیں وہ ریلیز ہوتی ہیں. P2O5 پلس اس کا جو ہے بیس کے ساتھ ریئیکشن ہوگا Na3PO4 پلس 3H2O کے مولیکیولز بنیں گے. یہ ہمارے پاس ایسڈ بیس ریئیکشن ہوگا، لیکن یہ ڈائریکٹ ایسڈ بیس ریئیکشن نہیں ہے. سو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں. مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.